हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, प्रोग्राम एक्चुअली बनता कैसे है, इसकी ग्रामर क्या है, इसमें डेटा टाइप्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ों को जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए और आगे इसको चलाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रामर क्या चीज है। आप सभी कोई ना कोई लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज काम कैसे करती है। सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज में ये देखते हैं कि उसको सीखने के क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उसके अल्फाबेट सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले ABCD सीखते हैं। ये ABCD सीखने के बाद आप उन सभी कैरेक्टर से वर्ड बनाते हैं और उन वर्ड का कॉम्बिनेशन बना करके आप सेंटेंसेस बनाते हैं और ये सभी सेंटेंसेस मिलकर के आपका पैराग्राफ बना देते हैं। सी प्रोग्रामिंग भी इसी तरीके से काम करती है। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हमको अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जानने हैं कि ये सी लैंग्वेज में कौन कौन से यूज होते हैं। हम इनको जानने के बाद इनका यूज करना सीखेंगे। इनका यूज करके आप तीन चीजें बना सकते हैं: कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों को आप अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स की हेल्प से बना सकते हैं। इन तीनों की हेल्प से आप कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स की हेल्प से आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिल करके एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपका प्रोग्राम बना देते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हम कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z कैरेक्टर्स यूज करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल A स्मॉल a से डिफरेंट है। इसलिए जब भी आप प्रोग्राम टाइप करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अगर कैपिटल A का यूज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल A ही हर जगह यूज करना पड़ेगा और स्मॉल a यूज कर रहे हैं तो आप स्मॉल a ही यूज करें। दोनों को इंटरचेंजेबली आप यूज नहीं कर सकते। दूसरे हैं डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 to 9 ये डिजिट्स हम इसमें यूज करेंगे। और फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का यूज हम अलग अलग काम के लिए करेंगे जिनका प्रोग्राम में अलग अलग मीनिंग होगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या चीज है। कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जिनको प्रोग्राम कभी चेंज नहीं करता है। पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होंगी। कॉन्स्टेंट्स कई तरह के होते हैं और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टेंट किस टाइप का है। यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखते हैं कि टाइप एक इम्पॉर्टेंट चीज है सी लैंग्वेज में, क्योंकि ये हर कॉन्स्टेंट को अलग तरीके से डील करती है और इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। जैसे कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स देख लीजिए आप। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हमको जब भी दिखाना होगा, अपने प्रोग्राम में यूज करना होगा, तो हम उसको सिंगल कोट से यूज करेंगे। जैसे हमको कैपिटल A लिखना है या स्मॉल a भी लिखना है तो उसको हम सिंगल कोट से यूज करेंगे। जैसे हमें प्लस को एज अ कैरेक्टर लिखना है, वैसे तो इसका मीनिंग अरिथमेटिक एडिशन होता है, लेकिन अगर हमें एज अ कैरेक्टर इसे यूज करना है तो ये सिंगल कोट्स में आएगा। अगर हमको कुछ टेक्स्ट या स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करना है, जैसे कि हम मैसेजेस यूजर को देते हैं, यूजर को समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, तो वो टेक्स्ट डबल कोट्स में होना चाहिए। जैसे आप देखिए, हाय, ये डबल कोट्स लगे हुए हैं, हेलो, कमल, किसी भी तरह का जो टेक्स्ट होगा जो हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, उसको टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई नंबर या फ्रैक्शनल नंबर यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? इंटीजर कांस्टेंट्स में आप फुल वैल्यूज यूज करेंगे जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि सी लैंग्वेज विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल कांस्टेंट्स में डिफरेंस करती है।
इसलिए जब आप बिना डेसिमल का लिखेंगे तो वो एक अलग टाइप का होगा जो कि इंटीजर कहलाएगा, और विथ डेसिमल लिखेंगे तो वो एक अलग टाइप का होगा जो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बिना डेसिमल के आप जब लिखेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, जैसे 2 नंबर्स हमने लिखे हैं। और अगर हमें डेसिमल के साथ लिखना है तो हमें डॉट का यूज करके इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक बार और ध्यान दे लीजिए, इन दोनों में अंतर है। ये इंटीजर है, मींस फुल वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट, और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, नंबर विद डेसिमल पॉइंट। तो दोनों के टाइप में अंतर है। जब आप टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे तो ये अंतर आपको समझ में आएगा। अब आइए कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कंपाइलर को पहले बता दिया गया है कि ये वर्ड्स किसी एक विशेष पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसलिए जो कीवर्ड पहले से लैंग्वेज के पास हैं, कंपाइलर के पास हैं, उनका यूज आप किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते हैं। जो काम उनका प्री डिफाइंड है वो उसी लिए यूज हो सकते हैं। जैसे आप अगर वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल कीवर्ड की तरह नहीं होना चाहिए। कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड है जो कि पहले से रिजर्व है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से रिजर्व हैं, जिनको हम किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ये केवल उसी काम के लिए यूज होंगे जो पहले से डिफाइंड है। दोस्तों ये सारे वो कीवर्ड्स हैं, इनको आपको एक बार ध्यान से देखना होगा। ये टोटल 32 हैं। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। जब कभी भी प्रोग्राम में आपको डाटा स्टोर करना होगा तो डाटा स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल्स की मदद लगेगी। जो वेरिएबल की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है जहां पे आप जानकारी को स्टोर करेंगे अपने प्रोग्राम में यूज करने के। ऐसा इसलिए है, इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वैल्यूज हैं जो कि इन मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड हैं, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती रहती है। यही वजह है कि हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशंस की जगह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब भी आप हर बार अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम मेमोरी लोकेशन मिले डाटा स्टोर करने के लिए। इसलिए आप इस बात का ध्यान नहीं रख सकते कि आपको हर बार कौन सी मेमोरी लोकेशन मिली। इसलिए जो भी मेमोरी लोकेशन मिलेगी हमने उसका एक नाम रख दिया, तो नाम हमारा प्रोग्राम में हमेशा फिक्स रहेगा। इसी कारण हम मेमोरी लोकेशन का यूज ना करके वेरिएबल का यूज करते हैं। दोस्तों वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल का नाम बनाएंगे जब आप, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा ये कि वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेसेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, और कॉमा या स्पेस के बाद वो दोनों अलग वर्ड बन जाएंगे। कोई भी स्पेशल सिंबल आप अंडरस्कोर के अलावा वेरिएबल के नाम में यूज नहीं करेंगे। कुछ वैलिड वेरिएबल के नाम इस तरह से हैं, जैसे बेसिक सैलरी, आपने पहले अंडरस्कोर यूज कर लिया, काउंट, रोल नंबर 1, आपने नंबर यूज कर लिया, मार्क्स 1 2 3 ये यूज कर लिया। तो इस तरह से आप वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। आइए अब हम अपने प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कई बार ये होता है कि हमारे प्रोग्राम की जो वर्किंग होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि प्रोग्राम को देख के समझ में नहीं आता है कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। इसलिए प्रोग्राम के बारे में अगर हमें प्रोग्राम में ही लिखना है तो हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स जो है वो एडिशनल कंटेंट है आपके प्रोग्राम में, जो कि आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक खास बात और होती है कि जो कमेंट्स हैं वो आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। अगर आप किसी दूसरे को अपना प्रोग्राम दिखाते हैं तो कमेंट्स की हेल्प से उस बंदे को आपका प्रोग्राम समझने में आसानी जाती है। कमेंट्स को जब कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है तो वो इन कमेंट्स को हटा देता है और केवल
उसी कोड को कन्वर्ट करता है जो कि रेलेवेंट है। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के कमेंट्स सपोर्ट किए गए हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट में आप देखिए, आपको जो कुछ भी कमेंट में लिखना है उसके आगे आप ये दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये पूरी लाइन आपकी कमेंट बन जाएगी। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये दो लाइनें बना करके हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या करने वाला है, राइटिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन। तो ये लाइन फ्रेंड्स हमारे प्रोग्राम में ऐड नहीं, और कंपाइलेशन के टाइम पे इस लाइन को कंपाइलर हटा देगा। ये केवल हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए यूज की गई है। सेम मल्टी लाइन कमेंट्स में, मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या है, आप अगर डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा देना चाहते हैं जो कि एक से ज्यादा लाइनों में आ रहा है, आपको ये यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार। जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो कमेंट बन जाएगा, और जहां आप खत्म करना चाहते हैं वहां स्टार के बाद फॉरवर्ड स्लैश। ये जो आपने लिखा डिस्क्रिप्शन कि हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है, तो इसमें हमने स्टार्ट में ये लिखा, और जब हमारा कमेंट खत्म हो गया तो हमने इसको बंद कर दिया। तो कंपाइलेशन के टाइम पे इस लाइन को कंपाइलर हटा देगा। तो कमेंट्स फ्रेंड्स हमारे प्रोग्राम को और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप जानकारी को प्रोग्राम चलाते समय स्टोर कैसे करेंगे। इसके लिए आप दो चीजों की हेल्प लेते हैं। पहला है डाटा टाइप्स और दूसरे हैं वेरिएबल्स, जो कि हम थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा टाइप एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोग्रामर को वेरिएबल बनाने और उसमें डाटा स्टोर करने, उस डाटा में चेंज करने में मदद करते हैं। डाटा टाइप जो है वो हमको निम्न बातें बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो वेरिएबल हमने बनाया है वो क्या क्या फीचर्स रखता है। पहला, उस वेरिएबल में जिसको हमने डाटा टाइप की मदद से बनाया, उस वेरिएबल में कौन सा डाटा स्टोर होगा। दूसरा, उस वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी कितनी लगने वाली है, जो कि बाइट्स में काउंट की जाएगी। तीसरा, रेंज ऑफ डाटा, मतलब वेरिएबल में आप मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और लास्ट चीज, आप उस वेरिएबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, मींस उस डाटा पे किस तरीके का ऑपरेशन किया जा सकता है जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, जो हमने डेटा टाइप की हेल्प से बनाया। अब डेटा टाइप्स होते कितने तरह के हैं। सबसे पहले जो हमें बना करके दिए गए हैं पहले से, वो होते हैं जिनको हम फंडामेंटल टाइप्स बोलते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले अगर हमें फुल वैल्यूज स्टोर करनी है, जिनको हम इंटीजर टाइप बोलते हैं बिना डेसिमल के, तो उनके लिए हमको दो डेटा टाइप दिए गए हैं, इंट और लॉग। ये दोनों कीवर्ड हैं, इसलिए इनको इस तरह से लिखा गया है। जैसे ही आप इंट का यूज करेंगे, कंपाइलर समझ जाएगा कि आप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाना चाहते हैं। सेम लॉन्ग है। जो दूसरा हमको दिया गया है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ेगा char। जब आप char का यूज करके वेरिएबल बनाएंगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल में हमें कैरेक्टर स्टोर करना है। तीसरा है void। जब कभी आप चाहें कि आपको वेरिएबल तो बनाना है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, तब आप उसको void देंगे। void को हम empty डेटा टाइप भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल को कोई मेमोरी अलॉटमेंट नहीं होगा। और जो लास्ट फंडामेंटल है वो है फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप का मतलब, अगर हमें ऐसी वैल्यूज स्टोर करनी है जो डेसिमल के साथ है, उनके लिए हम या तो फ्लोट का यूज करेंगे या डबल का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको ये फंडामेंटल टाइप्स दिए गए हैं। इसमें अगर आप चाहते हो कि नहीं ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएबल्स के लिए डाटा टाइप बना सकें।
इसके लिए हमको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एन्यूमरेशन है। इन तीनों की मदद से अपनी जरूरत के हिसाब से नए डाटा टाइप बना सकते हैं। कुछ और एडिशनल हमको डाटा टाइप्स दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग या कॉम्प्लेक्स डाटा को हैंडल कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं डेराइव्ड टाइप्स। डेराइव्ड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल टाइप की हेल्प से बनाए गए हैं। जैसे कि एरे, आप एक से ज्यादा वैल्यूज अगर स्टोर करना चाहते हो एक ही वेरिएबल के नाम पे, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यूज हो, इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड या फ्लोटिंग, तो आप एरे बना सकते हो। फंक्शन भी एक डेराइव्ड टाइप है जो कि इनमें से किसी एक टाइप की हेल्प से बनेगा। और पॉइंटर भी आप इन चारों में से किसी भी टाइप का बना सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इन्यूमरेशन, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ये हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम केवल फंडामेंटल टाइप पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इसकी चारों डिटेल्स आपको दी गई है। पहला है टाइप। टाइप का मतलब जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो आप वेरिएबल के नाम से पहले टाइप लिखेंगे कि आप किस टाइप का वेरिएबल बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मीन्स अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट साइंड ही होता है। साइंड का मतलब जो आपको मेमोरी मिलेगी उस मेमोरी की जो सबसे पहली बिट है उस बिट में साइन स्टोर होता है। तो आप साइंड का यूज करें या ना करें, ये साइंड ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आप कैरेक्टर अगर डेटा टाइप यूज करेंगे तो जब कभी भी आप इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन इस पे करना चाहेंगे तो आपको इसका मोड यूज करना पड़ेगा। मोड इनपुट या आउटपुट फंक्शन को ये बताता है कि वैल्यू किस तरह की है। यहाँ देखिए, आप इसको 1 बाइट की मेमोरी मिलती है और ये -128 से +127 तक की वैल्यू स्टोर करता है। यहाँ आपको एक डिजिट कम दिख रही है, वो इस वजह से क्योंकि 0 को भी यहाँ पे एज अ पॉजिटिव नंबर हैंडल किया जाता है या माना जाता है। अब चूंकि ये कैरेक्टर है तो ये बेसिक आस्की कैरेक्टर कहलाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप बेसिक कैरेक्टर सेट जो हमने अभी डिस्कस किया है वो स्टोर होता है। उसके बाद अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर यूज करेंगे तो ये आपका बेसिक 128 कैरेक्टर प्लस एक्सटेंडेड आस्की जिसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, ग्राफिकल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, वो आप स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड का मतलब ये है कि जब आपको मेमोरी मिलेगी तो उसकी जो सबसे पहली बिट है उसमें साइन स्टोर ना हो करके डेटा स्टोर होगा। इसलिए अब आप अनसाइंड में आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेगी, अनसाइंड में आपको 0 से रेंज मिलेगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जस्ट डबल रेंज हो गई है। सेम है, अगर आप इंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो आपको इनपुट या आउटपुट के लिए %d का यूज करना होगा। इसको टर्बो सी में 2 बाइट मिलते हैं और कोड ब्लॉक्स में 4 बाइट मिलते हैं। इसकी जो रेंज है ये 2 बाइट के हिसाब से है, जो कि 32,768 से 32,767 तक है। इसी में अगर हम नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं करना चाहते हैं, केवल पॉजिटिव स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें आगे अनसाइंड लिख सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी 0 से 65,535 सेम लॉन्ग के साथ है। इसमें आपको %LD लगाना होगा, इसको 4 बाइट्स मिलते हैं और ये इसकी रेंज है। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अनसाइन कर दीजिए और इसमें फॉर्मेट बदल जाएगा। यहाँ देखिए %U है, यहाँ LU है। इसको भी 4 बाइट्स मिलेंगे, लेकिन इसकी रेंज आप देखिए 0 से इतनी हुई। फ्लोट, ये आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप दिया गया है, इसलिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। इसमें आप साइंड या अनसाइंड का यूज नहीं कर सकते। इसका मोड जो है %f है। आपको जो फंक्शन आप इनपुट या आउटपुट के लिए यूज करेंगे उसमें आपको फॉर्मेट में ये बताना पड़ेगा। इसको भी 4 बाइट मिलते हैं और इसकी ये रेंज।
6 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर आपको और बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डबल का यूज कीजिए। इसको %LF से डिनोट करते हैं। मेमोरीज को 8 बाइट मिलती है और ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमको प्रिसीजन देता है। अगर इससे भी बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो फिर आप लॉन्ग डबल का यूज करेंगे, जो कि C द्वारा सपोर्टेड सबसे बड़ा डेटा टाइप है। इसको हम कैपिटल L और F से % के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए। इसकी रेंज 19 डेसिमल प्लेसेस तक है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, ये जो साइज मैंने यहाँ दिखाया है ये टर्बो C के हिसाब से है। कोड ब्लॉक्स में ये अलग भी हो सकता है, जैसे कि मैंने सिर्फ एक बताया है इंट के बारे में कि कोड ब्लॉक्स में इंट 4 बाइट का होता है, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो लॉन्ग डबल यहाँ 16 बाइट का होता है कोड ब्लॉक्स में। तो ये आपको कंपाइलर के हिसाब से चेंजेस मिलेंगे। अब आप देखें इंफॉर्मेशन आप जो स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल्स आप बनाएंगे कैसे। आप वैल्यू जो स्टोर करेंगे वो वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करेंगे, और वेरिएबल को जो मेमोरी मिलेगी वो डाटा टाइप की हेल्प से मिलेगी। तो आइए देखते हैं। ये वेरिएबल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है जहाँ पे हम जानकारी स्टोर करेंगे, और वो मेमोरी लोकेशन हमको डाटा टाइप के हिसाब से मिलेगी। इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको जनरल सिंटैक्स किसी भी वेरिएबल को बनाने का दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पहले डाटा टाइप लिखा है, यहाँ पे आप डाटा का टाइप लिखेंगे, जैसे कि इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, और यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और ये ऑप्शनल है, अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये चीज को स्किप कर सकते हैं। फिर कॉमा लगा के आप दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं। इसको भी आप चाहे तो वैल्यू दे दें और चाहे तो ना दें, और इसी तरीके से आप आगे भी वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे आखिर में आपको ये स्टेटमेंट क्लोज करना पड़ेगा, ये सेमीकोलन की हेल्प से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल x बनाया जो इंट टाइप का है, यहाँ पे हमने इसको वैल्यू नहीं दी है। जैसे हमने फ्लोट y बनाया जो कि फ्लोटिंग टाइप का है, y वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का। इससे क्या पता चला कि y में हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए हमने वैल्यू दी, सभी को देखिए सेमीकोलन से आपने क्लोज किया हुआ। अगर आप कैरेक्टर बनाएंगे तो देखिए ये कैरेक्टर है और इसमें आप कैरेक्टर वैल्यू देंगे। ये एक कांस्टेंट है, आपने ध्यान दिया होगा, हमने पहले डिस्कस किया है। इसको हमने सिंगल कोट्स में देखिए रखा है, तो हमें कांस्टेंट का ध्यान रखना है कि उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि सी लैंग्वेज में डाटा टाइप डिक्लेरेशन या टाइप डिक्लेरेशन सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आपको टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, माने वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे कि आप कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और वो किस टाइप के। ये काम कैसे करता है, मेमोरी अलॉटमेंट कैसे होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे आप काफी कुछ चीजें जानते हैं। बस यहाँ पे एक नई चीज, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये आप देखिए, आपने इंट नाम के 2 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल x है, एक है y, इसको आपने 10 वैल्यू दे दी। तो ये मेमोरी में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ये देखिए। जो x है, आपको एक मेमोरी लोकेशन मिली, उस लोकेशन का एड्रेस ये है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू आपने नहीं दी है, आपने केवल वेरिएबल बनाया है, इसको कोई वैल्यू नहीं दी है। या इसको इस तरीके से बोलते हैं कि आपने डिक्लेयर तो किया है, डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करने का मतलब, अगर आप इसे वैल्यू दे देंगे तो ये डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन कहलाने लगेगा। इसको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, ये देखिए, नो इनिशियल वैल्यू। दूसरा काम जो y के साथ हुआ है, देखिए हमने वेरिएबल भी बनाया और उसको इनिशियल वैल्यू भी दे दी। ये देखिए, आपने इसको एक नया एड्रेस मिला, इसको इसकी मेमोरी में जो ब्लॉक मिला, इसमें देखिए इनिशियल वैल्यू 10 आ गई, जो कि आपने दी थी। अब जब कभी आप इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद। जैसे हमने printf एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन पे जो हम चाहे वो दिखाता है। तो printf में सबसे पहले हमने x की वैल्यू प्रिंट की, यहाँ पे हमने मोड यूज किया। पिछली स्लाइड को याद कीजिए, इंटीजर को इंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट आउटपुट में हमें इसका मोड यूज करना पड़ेगा, जो कि %d है।
और यहाँ पे कॉमा लगा के हमें वो वैल्यू देनी पड़ेगी। ये जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी x के अंदर वो यहाँ प्रिंट हो, और यहाँ प्रिंट एफ को ये हम बता रहे हैं कि वैल्यू किस टाइप की है, क्योंकि प्रिंट एफ को x का टाइप बताना पड़ेगा कि x के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। अब यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट गार्बेज वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली कोई वैल्यू x को तो दी नहीं है, इसलिए मेमोरी लोकेशन पे पहले से जो भी बिट पैटर्न पड़ा होगा वो बिट पैटर्न की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसलिए कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए यूज ना करें, नहीं तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। दूसरा ये क्या है, हमने y को प्रिंट किया, y की वैल्यू क्या है आपको मालूम है, ये इसमें हमने 10 दिया था, तो y हमने यहाँ प्रिंट किया, फिर से हमने इसको ये एज इट इज प्रिंट होगा, और ये %d की जगह क्या होगा, y के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। एक बात ध्यान रखिए, ये मोड और इस वेरिएबल का टाइप मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं किया तो भी आपका रिजल्ट गलत आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और रिटर्न हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे इंट दिया था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने वेरिएबल बनाया और कैसे उसको मेमोरी एलोकेशन हुआ और किस तरीके से आपने वैल्यू स्टोर की। अब हम यूजर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब हमें यूजर से बात करनी पड़ेगी, उससे जानकारी लेनी होगी और उसको जानकारी देनी। तो इसको हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं या यूजर इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें आउटपुट देने के लिए यूजर को डाटा शो करने के लिए printf की हेल्प मिलेगी। ये एक फंक्शन है जो इन्वर्टेड कॉमा में आप जो कुछ भी दे देंगे विथ मोड्स। कन्वर्जन मोड का मतलब ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उस वेरिएबल का टाइप का मोड यूज करना पड़ेगा और टेक्स्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे हम वेरिएबल लिस्ट देंगे, इस वेरिएबल लिस्ट से जो मोड हमने दिए हुए हैं उन मोड पे वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरीके से अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए, यूजर हमको कुछ देना चाहे डाटा, तो हम scanf की हेल्प लेंगे। scanf एक फंक्शन है जो यूजर से डाटा एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हम केवल कन्वर्जन मोड देंगे, ना तो कोई स्पेस देंगे ना कोई कॉमा देंगे, कुछ नहीं, केवल मोड्स। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि मान लीजिए आपका ये जो वेरिएबल 1 है और जो वेरिएबल 2 है वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ आपको 2 बार %d लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हमने m% का यूज किया है। M% का मतलब ये होता है कि एट द एड्रेस ऑफ। आप वैल्यू लीजिए यूजर से जो टाइप हमने यहाँ पे बताया है और वो इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कर दीजिए। पहला टाइप जो पहला मोड है वो पहला वेरिएबल का है, जो दूसरा मोड है वो दूसरे वेरिएबल का है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल a बनाया इंट टाइप का। यहाँ पर printf का यूज करके हमने यूजर को पहले मैसेज दिया ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि उसको एंट्री क्या करनी है। तो हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा कि आप कोई नंबर एंटर कीजिए और सेमीकोलन से हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। इसके बाद हमने यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए scanf का यूज किया। हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मोड कि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए और अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है तो हम उसको a के एड्रेस पे स्टोर कर देंगे, इसलिए हमने ये m% का साइन लगाया है। इसका मतलब ये है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लो और उसको a के एड्रेस पे स्टोर कर दो। अगर ये आप सही लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली दिस, तो ये a पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप a में जो स्टोर हुआ उसको यूज कर सकते। फिर हमने यूजर को बताया कि उसने क्या एंटर किया था, तो अब हम टेक्स्ट के साथ मोड भी यूज करेंगे। अब हमने कहा कि आपने एंटर किया है ये %d को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, प्रिंटफ ये समझ गया कि हमको %d की जगह इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू आई कहाँ से, a से, तो a की वैल्यू %d की जगह प्रिंट हो जाएगी। तो साथियों इस तरह से आप यूजर से इंटरेक्शन करते हैं। यूजर को मैसेज देने के लिए printf और यूजर से डाटा एक्सेप्ट करने के लिए scanf यूज करते हैं। आप और भी कई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन अभी बेसिक्स के लिए हम इन दो का यूज करेंगे। हम ये समझते हैं कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कितने तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास पहले हैं प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट हैं जो हैश के साथ शुरू होते हैं
और वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले या प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले यूज होते हैं। इनका यूज होता है हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आना, जैसे कि हेडर फाइल्स या कुछ और। इसको हम डिटेल में एक अलग डिस्कशन में समझेंगे। दूसरे होते हैं टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, मींस जो हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उन वेरिएबल के क्या टाइप होंगे वो टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये प्रोग्राम के स्टार्ट होने के तुरंत बाद होते हैं, मींस मेन फंक्शन यूज करने के तुरंत बाद प्रोग्राम में सबसे पहले इन्हीं का यूज होता है। तीसरे हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनमें हम यूजर से इंटरेक्शन करते हैं, यूजर से डाटा लेते हैं और यूजर को डाटा देते हैं। तीसरे हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स। अरिथमेटिक का मतलब यह है किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन जिससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या कोई प्रोसेसिंग करें, तो वो स्टेटमेंट कहलाते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स। इस एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपका ग्रीन में लिखा हुआ है ये प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है। अभी हमने एक ही यूज किया है, आप जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अभी बेसिक के लिए हमने केवल एक प्री प्रोसेसर का यूज किया है। दूसरा है आपके टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। देखिए हमने मेन जो फंक्शन बनाया है वो भी एक टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। इसको हम फंक्शन में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों। और दूसरा देखिए हमने दो वेरिएबल बनाए एक्स और एस क्यू। ये दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं? इंट के। ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और डाटा टाइप की अदर फीचर को जो कि इंट सपोर्ट करता है उनको यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है? इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। देखिए प्रिंटफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है, स्कैनफ अभी हाल हमने समझा ये एक इनपुट स्टेटमेंट है और प्रिंटफ फिर से ये एक आउटपुट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने तीन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज किए। जो चौथा है अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ये देखिए हमने कहा s इक्वल टू x इंटू एक्स और सेमीकोलन। ये हमारी एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, इसलिए ये और रिटर्न जीरो मेन को जीरो वैल्यू दे रहा है, ये एक असाइनमेंट कर रहा है। तो असाइनमेंट भी एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट कहलाता है। इसलिए ये दो स्टेटमेंट ये और ये दोनों अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स। साथियों कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इनके कई सब पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि जब आउटपुट स्क्रीन आएगी तो आप देखेंगे कि उसमें फॉर्मेटिंग के बहुत कम चांस है। अब आप देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस कुछ स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस हैं, जो खासकर दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला कैरेक्टर बैकस्लैश है और दूसरा कोई और कैरेक्टर है। ये हमको मदद करता है कि हम आउटपुट स्क्रीन पे दिखने वाले मैसेजेस को जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं वो मैसेजेस यूजर को अच्छे तरीके से दिखाए ताकि यूजर को उनका मीनिंग समझ में आए। इसको हम बोलते हैं फॉर। तो इसके लिए हमको ये स्पेशल कैरेक्टर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें हमने तीन कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस का यूज किया है। पहला है /n। ये हमको कहीं से भी नई लाइन प्रोवाइड कर देगा अगर हम इसका यूज करेंगे। किसी भी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, वहां से ये नई लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। /t क्या करता है? /t अगर हमको दो टेक्स्ट के बीच में एक स्पेस से ज्यादा का गैप देना है जो कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर तक जाएगा तो हम /t का यूज कर सकते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, तो अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा को डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। देखिए हमने तीन स्टेटमेंट यूज किए हैं। देखिए हमने ये तीन स्टेटमेंट यूज किए हैं। प्रिंटफ, इसमें हमने बीच में /n यूज किया। कहने का मतलब ये हुआ कि हेलो एक लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी लाइन चेंज होगी, फिर हाउ आर यू प्रिंट होगा। और फिर आपने एक नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंटफ को फिर यूज किया। यहाँ आपने /n पहले ही यूज कर लिया, माने इसके बाद आप बिल्कुल नई लाइन पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आप दिस इज प्रिंट करेंगे। और /t हमने यहाँ पे यूज किया है तो इनके और इनके बीच में एक लंबा गैप होगा और फिर टैब प्रिंट होगा। इसी तरह थर्ड लाइन में आपने फिर से /n यूज किया तो आपको फिर से नई लाइन मिली और फिर आपने यहाँ पे दिस इज लिखा
और यहाँ पे आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा जो स्लैश के साथ है, ये आपको टेक्स्ट में भी दिखाई देंगे। जैसा कि आप देखिए आउटपुट में देख सकते हैं, हेलो के बाद नई लाइन आई, आपने हाउ आर यू प्रिंट किया, फिर नई लाइन आई दिस इज, ये आपका स्लैश टी का गैप है और टैब प्रिंट हुआ, फिर नई लाइन आई दिस इज, और ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा आपका प्रिंट हो गया और इन्वर्टेड लिखा और ये लास्ट वाला इन्वर्टेड कॉमा है। ये दोनों ये स्लैश की हेल्प से आए, स्लैश प्लस इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरह से आप यूजर को जिस तरीके से अपना टेक्स्ट शो करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करके आप एस्केप सीक्वेंस की मदद से कर सकते हो। अब आपके प्रोग्राम में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। गलतियां बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स। कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स होती है जिसमें आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब आप सेमीकोलन ना लगाएं, कीवर्ड को गलत लिख दें, जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसका नाम गलत टाइप कर दें, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या आप सेमीकोलन लगाना भूल जाएं, या आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करें और क्लोज करना भूल जाएं, ये एरर्स सिंटैक्टिकल एरर्स या कंपाइलेशन एरर्स कहलाती हैं। ये कंपाइलर ही आपको प्रोग्राम चलाने से पहले दे देगा एरर्स, और बिना इनको ठीक किए आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। दूसरी जो एरर्स होती हैं वो रन टाइम एरर्स या लॉजिकल एरर्स। मतलब आपने प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट लिखा है, लेकिन या तो कंप्यूटर के किसी ग्लिच की वजह से, या आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो लॉजिकली इनकरेक्ट हो, सिंटैक्टिकली करेक्ट हो, माने वो रूल तो फॉलो कर रहा है लेकिन वो लॉजिकली गलत है, उसका लॉजिकली सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्रोग्राम चलने के बाद ये हमको पता चलेगा। प्रोग्राम के दौरान कंपाइलर रन टाइम या लॉजिकल एरर के लिए कोई मैसेज नहीं देगा। तो समझते हैं पहले कंपाइलेशन एरर्स। इसमें से जैसे मैंने आपसे कहा, आप सेमीकोलन अपने प्रोग्राम में से हटा दीजिए और फिर अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कीजिए। ये रन करने की बजाय आपको बिल्ड मैसेज टैब में एक मैसेज देगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि सेमीकोलन इज मिसिंग। आइए इसको देखते हैं, ये पूरी लाइन हमने कैसे लिखी। ये देखिए ये हमारा एक प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया है। देखिए जैसा ऐसा सेमीकोलन लगा है, एक यहाँ भी लगा था, हमने हटा दिया। फिर इसको प्ले करने की कोशिश की, प्ले करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्ड मैसेजेस, यहाँ पे यह ध्यान रखिए कई सारे टैब बने हुए हैं, इसमें आपको बिल्ड मैसेजेस देखना है। यहाँ पे देखिए उसने एरर कहा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, और ये आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि ये लाल लाइन में कुछ एरर है। तो ये याद रखिए हमेशा एरर के बाद की वाली लाइन में वो आपको एरर बताएगा। तो सेमीकोलन आपका यहाँ मिसिंग है, इस वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चल सकता। ये एक कंपाइलर एरर है आपकी। आप सेमीकोलन यहाँ पे लगा दीजिए और फिर इसको प्ले करने की कोशिश कीजिए, तो ये आपका कोई एरर नहीं देगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो इस तरह की एरर्स को आप बोलते हैं कंपाइलेशन एरर्स, और ये एरर्स आपको कंपाइलर ही मैसेज देके बता देगा। जो दूसरी है रन टाइम एरर्स, इसमें क्या है, अब मान लीजिए जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे प्रोग्राम में करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि सिंटैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक नंबर का दूसरे नंबर से डिवीजन कर रहे हो, जो कि बाय रूल बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को नहीं मालूम कि 0 से डिवाइड करने पे क्या हुआ। देखिए ये आपका प्रोग्राम है, इसमें आपने क्या किया, आपने दो वेरिएबल बनाए इंट टाइप के, x को 5 की वैल्यू दे दी और y को 0 दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज करने की कोशिश की। हमको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है क्योंकि ये हमारे दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, तो इनका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। इंटीजर रिजल्ट क्यों आएगा ये हम थोड़ी देर बाद टाइप कन्वर्जन में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए हमने ये बिल्कुल सही लिखा है कि x डिवाइड बाय y, ये एक कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन का जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि y की वैल्यू 0 है, इसीलिए ये डिवीजन पॉसिबल
नहीं है, लेकिन ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे रन करने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोग्राम बिना कोई आउटपुट दिए एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको रन टाइम पे दिखाई देंगी। आपको ध्यान रखना है लॉजिक पे, इसीलिए हमने अपना जो पहला वीडियो है वो डेडिकेट किया था एल्गोरिथम्स पे, क्योंकि एल्गोरिथम्स में आप अपने प्रोग्राम को पेपर पे ही टेस्ट कर लेते हो, ताकि वो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे कोई लॉजिकल मिस्टेक ना बचे। क्योंकि अगर पेपर पे वो प्रॉपरली चल गया तो यहाँ पे उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।